साउथ कलकत्ता और नॉर्थ कलकत्ता की अगर हम बात करें लोकसभा इलेक्शन में, कहाँ किस तरफ आपका झुकाव है? कंप्लीट स्वीप है तृणमूल का। कलकत्ता के तो खैर कलकत्ता तो विनिंग सीट सभी जोड़ रहे हैं। पूरे देश का किसी भी आप सर्वे रिपोर्ट उठा लीजिए, एक्सिस का, C+ का, जिसका भी जितने चैनल्स हैं, नॉर्थ और साउथ कलकत्ता दीदी का गढ़ है आपका। साउथ कलकत्ता, नॉर्थ कलकत्ता तो सुदीप बंदोपाध्याय का गढ़ है। तो सुदीप बंदोपाध्याय और दीदी के सामने तो फिर यहाँ तो खैर आप नॉर्थ और साउथ का तो बात ही बनती है। यहाँ तो लार्ज मार्जिन से, लास्ट टाइम जो मार्जिन था उससे ज़्यादा मार्जिन से जीतेंगे। कोलकाता तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जनाब फैसल अली साहब से आज हम लोग चलते चलते मुलाकात करने आए हैं। फैसल भाई, आपका न्यूज़ डेस्क TV आदतपाल है। लोकसभा इलेक्शन का दूसरा चरण खत्म हो गया है। आपको क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है? मोदी एक तरफ 400 पार कह रहे हैं, एनडीए और वर्सेस इंडिया का मुकाबला है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? इंडिया अलायंस जो है वो एक पॉलिटिकल अलायंस नहीं है, एक आइडियोलॉजिकल अलायंस है ना। इंडिया टूट गया, यहाँ अलायंस नहीं हुआ, वहाँ अलायंस नहीं हुआ, ऐसा हो गया भाई सब। तो एक आइडियोलॉजिकल अलायंस है। पॉलिटिकल अलायंस और आइडियोलॉजिकल अलायंस में फ़र्क है। पॉलिटिकल अलायंस होता है सीट शेयरिंग के लिए, मुख्यमंत्री मेरा प्रधानमंत्री होगा, इसका होता है, इसमें बड़ा लफड़ा होता है, इसमें बड़ी लड़ाई होती है। लेकिन आइडियोलॉजिकल अलायंस जब होता है तो मेरा आपका आइडियोलॉजी है कि देश को बचाना है, देश का संविधान को बचाना है, देश की संस्कृति को बचाना है, देश का कल्चर को बचाना है, देश की इकोनॉमी को बचाना है, देश का लोकतंत्र को बचाना है, इन सब चीज़ को, देश का सेकुलरिज्म को बचाना है। इसका अलायंस हुआ है। या हम सब मिलकर, हम सब जितने भी सीट्स लाएंगे, हम लोग मिलकर, हम लोग एनडीए के इस जो पब्लिक विरोधी चीज़ें हैं, जो पॉलिसीज़ है पिछले 10 सालों में जो हुआ है, जो देश के खिलाफ पॉलिसीज़ हुए हैं, जो किसानों के खिलाफ जो अत्याचार हुआ है, जो महिलाओं का अत्याचार हुआ है, जो हमारे जवानों पर जो हुआ है, इन सब चीज़ों के खिलाफ पूरा देश के नेता एकजुट होकर एक अलायंस में है। नंबर 1, आपका सवाल का दूसरा पार्ट, 400 पार। शाह जी ने लाइव न्यूज़ चैनल में ये बात कहा था कि हम लोग जो ये आंकड़ा फिट करते हैं, पश्चिम बंगाल में लास्ट टाइम 200 पार, उसके बाद वो पिछले बार इलेक्शन में 370, 300 पार, ये जो हम लोग करते हैं, ये टारगेट सेट करते हैं अपने कार्यकर्ताओं के लिए। ये जो 400 पार का आंकड़ा है, ये अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए हम लोग टारगेट सेट किया है। इसका मतलब इसका कोई लेना देना अस्तित्व में, इसका हकीकत में कोई अस्तित्व नहीं है। वास्तव में इसका कोई हकीकत, असलियत नहीं है। तो इस पर डिस्कशन करना बेवकूफ़ी है, बिकॉज वो भी जानते हैं कि ये उनका। बंगाल में लोकसभा 42 सीट है। अगले बार 22 और 18 का खेल हुआ था। इस बार क्या लगता है आपको, ये खेल आगे बढ़ेगा या यही? इस बार बीजेपी पश्चिम बंगाल में 10 सीट के अंदर सिमट जाएगी। 10 सीट के अंदर सिमट जाएगी, क्योंकि बीजेपी का कल्चर पश्चिम बंगाल देख चुका है। देखिए, पहली बार जब मोदी जी आए तो एक बहुत बड़ा झूठा प्रोपेगेंडा के साथ आए। अब की बार मोदी सरकार, अच्छे दिन आने वाले हैं, किसानों के अच्छे दिन, ड्राइवर के अच्छे दिन, टैक्सी ड्राइवर के अच्छे दिन, ऑटो ड्राइवर के अच्छे दिन, ऐसा बहुत सारा प्रोपेगेंडा चला, सबका साथ सबका विकास। इसके बाद हुआ क्या? किसी का साथ नहीं, किसी का विकास नहीं। पिछली बार 2019 की बात करें तो 2019 में उन्होंने क्या कहा पब्लिक को कि देखिए 5 सालों में इतना साल का तो हम लोग काम नहीं कर सकते, हमको एक बार और मौका दीजिए। लेकिन इस बार अब उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। इस बार वो पब्लिक को ये भी नहीं बोल रहे हैं, उनका जो घमंड का चरम सीमा है वो इतना ऊपर चला गया है कि मोदी की गारंटी, क्या गारंटी? नौकरी की गारंटी, इकोनॉमी की गारंटी, सैलरी की गारंटी, पढ़ाई की गारंटी, कुछ तो बोलिए। मोदी की गारंटी में रुक गया। पब्लिक सोचे उसके बाद अब क्या बोलेंगे, क्या गारंटी देंगे हमारे लिए, हमको क्या सुरक्षित करेंगे, सुनिश्चित क्या करेंगे यहाँ पर। तो इस बार का जो इलेक्शन आप बोल रहे हैं, वह यहाँ पर मोदी जी का पूरा बीजेपी का आप देखिएगा, मुझे नहीं लगता है कि
ये सरकार वापस इन लौट पर आए। प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री, मैंने आपको बोला ना, जब आइडियोलॉजिकल लोगों से बात अब करेंगे, हम लोग तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और हम लोग चाहते हैं कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बने, कि जिस तरह उन्होंने पश्चिम बंगाल को वो आज कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, वो देश को भी पहुँचा देंगे, हम कहते हैं। लेकिन जब आइडियोलॉजिकल यूनिटी हुआ है इंडिया अलायंस में, तो उसका डिसीजन यूनाइटेडली लोकतांत्रिक व्यवस्था से सब मिलकर करें। जमहूरियत पर किस तरह के खतरात मंडरा रहे हैं? एक तरफ हम संविधान बचाने की बात करें तो दूसरी तरफ संविधान को बदलने की बात हो रही है, इस बारे में क्या कहेंगे? इस बारे में क्लियर कट बात है, पूरा देश का पक्ष है। हमारा संविधान हमारी ताकत है और इस संविधान में आप क्या बदलना चाहते हैं? आप गौर करके देखिएगा, ये पूरे संविधान में इनको बदलना क्या एक्चुअली, एकदम टू द पॉइंट आइए, एकदम मैं एकदम शॉर्ट में बताता हूँ। इतना बड़ा संविधान में इनको बदलना क्या है? इनको रिजर्वेशन बदलना है। इसका मतलब देश के जो दलित 65% जो देश की आबादी है, माइनॉरिटीज़ की जो 15% आबादी है, इनके राइट्स को छीनना है। तो 65 और 15 80% लोगों के राइट को छीनना है। इसके अलावा और इनके पास कहने के लिए संविधान में कुछ है क्या? अगर है तो बताइए। आपने कभी सुना इनके नेताओं को कि संविधान में हम ऐसे संशोधन लाएंगे कि हमारा देश कहाँ से कहाँ चला जाएगा? हम संविधान में क्या संशोधन लाएंगे? आपका वोटिंग राइट छीन लेंगे। हम संविधान में क्या लाएंगे? हम आपका सिटीजनशिप छीन लेंगे। हम संविधान में क्या बदलाव लाएंगे? हम आपका रिजर्वेशन छीन लेंगे। खाली छीनने की बात है। आप संविधान में संशोधन ला रहे हैं हम आपको देने के लिए, हम इनसे लेंगे आपको दे देंगे। अमित शाह जी ने बोला ना 4% ओबीसी का कोटा हम दलित, अरे इनसे ले किसको दे देंगे? आपके पास कुछ? इंडिया अलायंस ने कहा ना कि हम आपको रिजर्वेशन देंगे, ये तो नहीं बोला उसका कार्ड किसको देंगे। उन्होंने बोला, ये कहते हैं कि ये सिटीजनशिप एनआरसी करेंगे, लोगों का सिटीजनशिप को साबित करने के लिए कहेंगे। इंडिया अलायंस ने क्या कहा? जो पिछड़ा वर्ग है, जो दलित है, हम उनका सेंसस करेंगे। जिनको जरूरत है, जिनको हमको देना है, भाई कौन असल में जरूरतमंद है, हम उनका सेंसस करेंगे। इनके पास क्या है? इनके पास क्या है कि सबका करेंगे। माइनॉरिटी और दलितों को नजरअंदाज कर रही है। वजह बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है भाई। देखिए हजारों सालों तक 100% एजुकेशन पे सिर्फ 10% ब्राह्मणों का हक था। 3000 साल 100% रिजर्वेशन एजुकेशन का ब्राह्मणों के पास था। और अगर व्यवसायी लोगों की बात करें तो 100% रिजर्वेशन वैश्य के पास था। आज 70 सालों का रिजर्वेशन दलित और पिछड़े वर्ग का लोगों का, आज इनको के पेट में दर्द क्यों होने लगा? ये डोमिनेट करना चाहते हैं, ये राजतंत्र लाना चाहते हैं। वजह आप पूछ रहे हैं ना, इनको राजतंत्र लाना है इस देश में, इन्हें हुकूमत करना है, इन्हें लोगों को आगे नहीं बढ़ाना है। बस किस तरफ जानी चाहिए आपके नज़रिए से? माइनॉरिटी देखिए, हमेशा किसी भी देश में, बहुत समझ लीजिएगा, गौर कर, किसी भी देश में माइनॉरिटी का किरदार होता है संविधान की तरफ, क्योंकि उसके पास एक ही हथियार होता है अपनी बचाव का, वो है संविधान। बस सिंपल है, माइनॉरिटी को संविधान बचाने की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। मोदी ने जिस तरह से अपनी बातें रखी है, क्या वो एक पीएम के लिए बेहतर है? नकाबपोश होगा, नकाबपोश, सबका साथ सबका विकास बोलने वाले आखिर मुंह में आ गया। दिल में रखे बैठे, दुनिया को बता रहे थे, पूरी दुनिया को कि नहीं मोदी जी तो लिबरल हैं, पूरी दुनिया जाते हैं, यूनाइटेड यूएई से रिलेशन बनाते हैं, जबान में आ गया। 4 बच्चा पैदा करने वाले मुसलमान आखिर तिलमिलाए हुए हैं, इनके पैरों से ज़मीन निकल रही है। पूरा देश में इनके खिलाफ एक आक्रोश है। ये जो चुप आप देख रहे हैं ना, शांति, लोग खामोश है, लोग उत्साह नहीं है। लोग उत्साह से मनाते थे इस देश में इलेक्शन को उत्साह से मनाते थे। पहली बार आपको खामोशी नजर आ रही होगी। 100 सीटों पर पहला चरण हो गया, 80 सीटों पर दूसरा चरण हो गया। पता चल रहा है आपको, यह खामोशी लोगों पर डर जो बैठाया है कि तुम अगर हमारे खिलाफ जाओगे तो देखो तुम्हारे नेताओं को हमने नहीं छोड़ा, तुम कौन किसको मिलोगे। तो एक आम इंसान का कोई नेता नहीं होता, उसे आप आके कहते कि मैं आपके लिए, जहाँ पर कांग्रेस को लोग देते थे
यही दिल्ली में केजरीवाल जी आके बोले कि मैं आपके लिए ये करूँगा, उनको दिया। तो पब्लिक क्या चाहता है? पब्लिक का कोई परमानेंट नेता नहीं होता, वो प्रोडक्टिविटी चाहता है, काम चाहता है अपने लिए, मेरे लिए कोई कुछ करे। कभी आज़ादी के बाद किसी ने कॉन्क्रीट कुछ किया नहीं। सर आखिर क्या वजह है कि इलेक्शन कमीशन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत नरेंद्र मोदी को कुछ नहीं कह रही है, जबकि उनके पार्टी के वर्कर्स को और एक तरफ कांग्रेसी लीडरों को वो चिट्ठी लिख रही है कि इस तरह से नहीं? इसका जवाब तो आपको पहले इलेक्शन से पहले पता चल गया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने जब 3 लोगों के पैनल कमेटी को रिकमेंडेशन दिया था कि एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रहेंगे, एक अपोजिशन पार्टी की तरफ रहेगा, एक गवर्नमेंट की तरफ से आएगा, ये तीनों मिलकर इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त करेंगे। इसको जब पार्लियामेंट में बदला तभी आपको उनका रवैया या उनका सोच जो है ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये जिस तरह से ईडी सीबीआई को अपने इशारे पे नचा रहा है, उसी तरह इलेक्शन कमीशन को भी नचाना चाहते हैं, नचा रहे हैं। क्या लगता क्या है? तो क्लियर है, ये पूरा देश जानता है, कोई छुपी बात तो है। इस बार जो इलेक्शन होगा उसमें क्या लगता है कौन सी पार्टी वहाँ पे आएगी और किसकी हुकूमत होगी अगर बीजेपी नहीं आई तो? 2 आइडियोलॉजी के बीच में जाना। एक आइडियोलॉजी जो देश को बर्बाद करना चाहती है, और एक आइडियोलॉजी जो देश को बचाना चाहती है। तो देश को बचाने वाली आइडियोलॉजी आएगी तो कौन पार्टी आएगा, आपको मालूम है इंडिया अलायंस में कौन कौन लोग हैं, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, वो सब बैठकर लोकतांत्रिक व्यवस्था से फाइनल होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे लीडर्स बैठेंगे, जो सीनियर्स लीडर्स हैं इंडिया ब्लॉक के सब लीडर्स बैठ के फैसला करेंगे देश को आगे कैसे लेके जाना है। और सबका मैनिफेस्टो तो आपके सामने है, गो थ्रू दी मैनिफेस्टो, विल कम टू नो अबाउट दैट। आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है कांग्रेस कितना सीट लेकर आएगी? कांग्रेस का अर्जिक है, किसी भी पार्टी का अजम्पशन प्रिजम्पशन करना। एज अ टीएमसी स्पोक्स पर्सन मैं टीएमसी की बात कर सकता हूँ। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि बीजेपी 10 के नीचे सिमट जाएगी पश्चिम बंगाल, और हम लोग स्वीप कर रहे हैं पूरे पश्चिम बंगाल, ठीक है। वो भी 10 सीट भी मैंने आपको बोला 10 के अंदर निपट जाएगी। उसका भी रीज़न है, अगर यहाँ कांग्रेस और सीपीएम ईमानदारी से हमारे साथ चलता तो इनको 0 सीट था, सफाया हो जाता इनको यहाँ से। दीदी बंगाल, पश्चिम बंगाल में अगर हमारे पश्चिम बंगाल को देखिए, ज़मीन के में तबका को दीदी पहचानती है। आपको आइए, आपको भी पता है, ये पूरे दुनिया को पता है कि बंगाल का चप्पा दीदी जानती है। तो दीदी की पॉलिसी पे आपको बंगाल में डिसीजन लेना चाहिए था। अगर आप सचमुच लड़ना चाह रहे थे पश्चिम बंगाल की ज़मीन में देश का, तो आइडियोलॉजी का लड़ाई पश्चिम बंगाल में अगर हराना था, अगर वो लोग साथ दिए होते तो आज वो मैं तो आपको अभी कह सकता था कि बंगाल में 0 सीट आ। देखिए मोदी भक्त जो आप देख रहे हैं ना, वो मोदी भक्त भी नहीं है। वो बीजेपी का आईटी सेल इतना स्ट्रांग है, इतना रुपया पंप किया हुआ है। वैसे लोग आप 200-200 रुपये में दीजिए ना, वो आपके लिए बोल दें, 2000 रुपये दीजिएगा बोल दें, वो तो कोई बड़ा विषय नहीं। वो तो उनकी तो बात ही मत कीजिए। उनके पास ना कॉन्सेप्ट है, ना उनके पास एजुकेशन है, ना उनके पास कोई आइडियोलॉजी है, ना देश को लेके कोई सोच है, ना उनको संस्कृति को लेके कुछ मालूमात है, ना उनको सनातन धर्म के बारे में कुछ मालूम है, ना उनको हिंदू राष्ट्र के बारे में कुछ मालूम है। उनको तो कुछ नहीं पता। आप उनकी बात कर रहे हैं, उनका क्या मैं क्या जवाब दूँ? उनका वक्त तो बात किस चीज़ का नुकसान होगा? वोट शेयरिंग का कोई नुकसान नहीं होगा। पश्चिम बंगाल, व्हाट बंगाल थिंग्स टुडे वर्ल्ड थिंग्स टुमारो, ये आज से नहीं कहते बात। ये पश्चिम बंगाल है, यहाँ लोग अपना वोट बांटते नहीं, डिवाइड नहीं करते हैं, तोड़ते नहीं, बंटते नहीं, पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड है, मोस्ट एजुकेटेड जनरेशन ऑफ दिस कंट्री। मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि मैं पश्चिम बंगाल में रहता हूँ, एक बंगाली हूँ। पूरे देश में सबसे हाईली डिप्लोमेट ब्यूरोक्रेट्स आपको बंगाल से मिलेंगे। लिटरेसी रेट हमारा हाई है, तो हमारा बंटने का कोई सवाल नहीं है, ठीक है। इसलिए कोई नुकसान का कोई बात नहीं है, पब्लिक को मालूम है। और पब्लिक जब यहाँ मैंडेट देती है तो विश्वास के साथ देती है, कोई विश्वास टूटने देने का नहीं है। और ममता बनर्जी ने अभी तक किसी का विश्वास टूटने नहीं दिया। देखिए सीपीएम को भी इन्होंने भरोसा किया तो 34 साल भरोसा किया, लेकिन हर मिल, हर फैक्ट्रीज आपने बंद करके लोगों के हाथों में कटोरा थमा दिया था। अब दीदी पे विश्वास किया तो दीदी ने बोला हम विश्वास टूटने नहीं देंगे, हम लोगों का विश्वास पकड़ के रखेंगे। ये आपसे बात करके बहुत मालोजी को लेके ये लड़ाई है, आने वाले दिनों में क्या होता है, हम अपनी बातचीत को यहीं पे खत्म करें।